नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज की चर्चा करने से पहले तो सबसे ज़रूरी ये था कि आज जैसा कि आप सबको पता है कि देश में वापस क्रिकेट चालू हो गया है। एक हमारे पुराने खिलाड़ियों का T20 आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश जो क्रिकेट खेला करते थे वो भाग ले रहे हैं। उसको लीजेंडरी क्रिकेट बोला जाता है, मतलब इंडिया लीजेंड और वेस्ट इंडीज लीजेंड का भी सेमीफाइनल चल रहा है। आगे परसों एक सेमीफाइनल है और उसके बाद फाइनल है। और एक मैच जो मेन क्रिकेट टीम है, जो भारत की और जो होती है वो टीम है। अब मैं भी खबर सुना था कि जो भारत की मेन टीम है वो शायद अहमदाबाद या हैदराबाद में कहीं उसका मैच होने वाला है या हो रहा है। मैं बहुत उस पर रहता नहीं हूँ, लेकिन वो कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बिना दर्शकों का होगा, ऐसा मैंने समाचारों में देखा था। मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसा है, लेकिन आज मैंने देखा कि वो जो लीजेंड वाला मैच हो रहा है उसमें स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। तब सवाल उठता है कि क्या कोरोना नौजवान क्रिकेटरों के मैदान को ही संक्रमित करती है? ये जो बुजुर्ग क्रिकेटर हैं या जो बुजुर्ग तो खैर नहीं हुए हैं, बट जो अवकाश ले चुके हैं, रिटायर क्रिकेटर हैं, इनके मैच में नहीं होता है? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि क्रिकेट को ना हमेशा मोहरा और जरिया बनाया जाता है। जैसे मान लो अगर भारत पाकिस्तान में कोई आतंकी कार्रवाई हो जाए, वो पाकिस्तान नित्य प्रतिदिन करता ही रहता है, तो हम क्रिकेट मैच रोक देते हैं। लेकिन हॉकी और फुटबॉल खेलते रहते हैं, बैडमिंटन खेलते रहते हैं, और राजनीति के खेल खेलते रहे हैं, व्यापार खेलते रहते हैं। पाकिस्तान को फेवरेट नेशन का दर्जा पर कोई समझौता नहीं करते, उसका दर्जा नहीं वापस लेते हैं, वो सब हम चालू रखते हैं, सिर्फ क्रिकेट बंद कर देते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है कि कोरोना महामारी से जो मुख्य क्रिकेट टीम के मैच है उसमें हमने रोक दिया है दर्शकों को, वो खाली मैदान में होगा। लेकिन जो लीजेंडरी क्रिकेट हो रहा है उसमें हमने दर्शकों को नहीं रोका, वो खचाखच भरा हुआ है। धन्य हो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, धन्य हो भारत की सरकार, और इसको निर्णय लेने वाले महानुभाव, तुम्हारा धन्य हो। कुंवर कमलेश सिंह, मेरे प्रिय भांजे को शुभ आशीर्वाद। खैर, आज मुद्दा ये नहीं था। आज मुद्दा है कि जो हमारे देश की पुलिसिंग है उसमें जो राजनीतिक दखल होता है उसके दिनों दिन के कार्यकलाप पर, उससे जो उत्पन्न समस्याएं होती हैं, आज चर्चा उस पर करते हैं। कई बार उससे पुलिस की मनोबल बढ़ती है और कई बार मनोबल टूटती है। राजनीतिक दिशा निर्देश संविधान में लिखा हुआ है, जो दल अभी शासन में है वो उसके नीतियों का पालन करना पुलिस का काम है। ये कोई गैर कानूनी नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत आती है कि अगर आदमी विपक्ष में है तो वो पुलिस के हर काम का विरोध करेगा, और अगर वो पक्ष में है तो पुलिस के हर निर्णय का पक्ष लेगा। यहाँ आकर के मामला बिगड़ता है। अभी दो उदाहरण आपके सामने दूंगा। दिल्ली और मुंबई, दो महानगर है जिसमें देश की सक्षम पुलिस है। दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े जांचों को बहुत त्वरित तरीके से और बहुत पारदर्शिता से और बड़ा बढ़िया तरीका से अंजाम दिया दिल्ली पुलिस ने। मुंबई पुलिस को तो लोग स्टॉकयार्ड यार्ड कहते हैं कि वही लंदन की स्कॉटलैंड पुलिस की तरह से बड़ी स्मार्ट पुलिस है। तो दिल्ली मुंबई पुलिस की दो समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहले, मैं दिल्ली में रहता हूं तो चर्चा दिल्ली पुलिस की करते हैं। मित्रों, आपको याद होगा बाटला हाउस इनकाउंटर। वो इसलिए याद होगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा बहुचर्चित इनकाउंटर इसके पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि मुंबई में वंस अपॉन ए गैंग ऑफ वाला भी एक मुंबई पर तो पूरा इनकाउंटर पर फिल्म ही बन गया था, लेकिन ये इस पर भी एक फिल्म बना था, ये बाटला हाउस वाले पर। बाटला हाउस आपको क्यों याद होगा? क्योंकि बाटला हाउस ही इनकाउंटर ऐसा प्रचलित इनकाउंटर था जिसमें सलमान खुर्शीद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि जब मैंने उन बच्चों की तस्वीर दिखाया तो आदरणीय सोनिया जी के आंखों में आंसू आ गए। हालांकि पालघर में हुए निहत्थे साधुओं के पीट पीट करके जघन्य हत्या पर
सोनिया जी की क्या इच्छा थी ये सलमान खुर्शीद ने नहीं बताया था, ना ही सोनिया गांधी की तरफ से आया। हालांकि सोनिया गांधी की तरफ से वो बाटलाउस इनकाउंटर वाला भी बयान नहीं आया, तो सलमान खुर्शीद कह रहे थे। अब सलमान खुर्शीद के बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। राष्ट्रपति भवन में उनका जन्म हुआ है और देश के कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और मामूली आदमी नहीं है जो यार अगर आदमी नहीं है कि वो मुंह उठा करके बोल देंगे। तो हो सकता है सच्ची बोले हो, लेकिन पाल घर वाले घटना पर शायद वो नहीं पूछने गए, ऐसा हो सकता है। ये तो सोनिया गांधी और सलमान खुर्शीद के बीच की बात, इसमें मैं नहीं कर रहा। ये ऐसा घटना था जिसमें ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की थी वो कह रहे थे कि ये फर्जी मुकदमा है, अगर ये सच साबित हुआ कि इनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी थे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। अमर सिंह तो दोहरा गेम कर गए। एक तरफ वो पुलिस अफसर को 10 लाख का इनाम दे गए और दूसरे तरफ 10 लाख में एक नंबर कम लिख दिए ताकि चेक बाउंस हो जाए, क्योंकि उनको असल मतलब तो फोटो खिंचवाना ही था। दूसरा, वो इनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे और पुलिस वाले को शाबाशी दे रहे थे। सबसे मजे की बात थी कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थिति सांप छुछुंदर की हो गई थी। मुझे बहुत बड़े से याद है कि टेलीविजन में आप लोग देखते होंगे ना, तो 2 फ्रेम दिखाई देता है, वो 3 फ्रेम 4 फ्रेम बना सकता है। हम लोग भी टीवी पर के पैनल में आते हैं तो सभी लोगों का चेहरा फ्रेम में दिखता है। तो उसमें आधे फ्रेम में गृह मंत्री का बयान दिखाया जा रहा था कि हमारे जब आज पुलिस ने इनकाउंटर किया है और वो आतंकवादी थे, उन्होंने पुलिस को फायर किया है। वो फर्जी नाम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके रह रहे थे और कई देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। उसी फ्रेम में आधे तरफ जिस कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी, उसके महासचिव अपना में बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का पद आता है, उसी तरह से संगठन में अध्यक्ष के बाद महासचिव का पद आता है। तो सरकार का दूसरे नंबर का मंत्री कह रहा है कि ये इनकाउंटर जेन्युइन है, सही है, और संगठन का दूसरे नंबर का पदाधिकारी कह रहा है कि इनकाउंटर फर्जी है। दिग्विजय सिंह भी कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं है और कोई बेलूरा आदमी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संसद सदस्य रह चुके हैं और कांग्रेस जैसे पुरानी पार्टी के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। वो हल्के आदमी नहीं है। अब हम जैसा जो साधारण दिमाग का आदमी है वो कंफ्यूज था कि मैं गृह मंत्री का बात मानूं कि पार्टी महासचिव का बात मानूं। लेकिन जब तकनीकी आधार पर देखा तो मैंने कहा कि भाई गृह सचिव का बात एंथेटिक बात है, क्योंकि उसके पास पुलिस की रिपोर्ट है गृह मंत्री होने के नाते। दिग्विजय सिंह के बाद पुलिस की रिपोर्ट नहीं होगी क्योंकि महासचिव के पास रिपोर्ट नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस के सरकार में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी तो सरकार के किसी हिस्से में नहीं थे, कोई मंत्रिमंडल में नहीं थे, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी हैसियत से उनको सरकार के किसी काम का दखल नहीं था। लेकिन जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको सब जानकारी होती थी और उस पर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल भी रखते थे। कई बार सवाल पर बवाल हो जाता था। तो ये मानना कि हो सकता है दिग्विजय सिंह के पास ये रिपोर्टिंग हो कि ये इनकाउंटर फर्जी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े जिम्मेवारी से कह रहे थे कि इनकाउंटर फर्जी है, वो बच्चे विद्यार्थी हैं और निर्दोष हैं और निर्दोषों को मार दिया गया है। ये तब था जब वहां पर सरकार भाजपा की नहीं थी, कांग्रेस की खुद की सरकार थी और खुद ही के सरकार के विरोध में दिग्विजय सिंह बोल रहे थे। देश भर के सारे राजनीतिक दल के लोग पुलिस को कटघरे में खड़ा किए, उसके विरुद्ध उनके सस्पेंशन की बात हुई, उनके विरुद्ध एक्शन की बात हुई, वर्दी में गुंडा का संज्ञा दिया गया। हालांकि कांग्रेस के एक और नेता हैं, हालांकि मैं उनको तो दिग्भ्रमित नेता मानता हूँ, बेचारे मतलब वो विलक्षण पर्दे के नहीं, विक्षिप्त पर्दे के आदमी हैं। उन्होंने तो हमारे सेनाध्यक्ष को ही गली का गुंडा कह दिया था। तो राजनीति में बकवास करने की प्रतियोगिता में तो हमारे नेतागण एक दूसरे को डिबीट करने के चक्कर में अग्रसर रहते हैं कि एक दूसरे से प्रतियोगिता में आगे निकल जाए जो बकवास करने की बात हो। खैर, उनके बकवासों पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस पुलिस के मनोबल पर। आज बहुत सालों के बाद ट्रायल का सब कुछ प्रक्रिया पूरा होने के बाद उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मान करके सबसे बड़ा सजा निर्धारित कर दिया गया है हमारे भारत के न्यायालय के द्वारा।
मतलब जांच एजेंसियों ने अपने सारे रिपोर्ट्स दिए, फैक्ट दिए, काउंटर हुआ, क्रॉस एग्जामिन हुआ, क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ। हमारे यहाँ बड़ा ट्रायल लंबा खींचता है कोर्ट, लेकिन फेयर एंड फ्री ट्रायल होता है। और अब उस पर किसी को कोई संदेह नहीं है कि वो सब के सब इनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकवादी थे, और जो पकड़ा गया था उसने स्वीकार भी किया कि हाँ, हम आतंकी गतिविधि में लिप्त थे। सवाल अब ये उठता है कि आप एक तरफ उस मुकदमे को सहारा बना करके आप उसको फर्जी साबित करने पर लगे थे, पुलिस का मनोबल तोड़ रहे थे। अब जबकि ये साबित हो गया कि वो इनकाउंटर जेन्युइन था और वो उसकी शोक का कृत्य हो गई, जिसके पक्ष में आप खड़े थे वो खुद ही एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं आतंकी गतिविधि में शामिल था, तब क्या करना चाहिए उन लोगों को जो लोग पुलिस का मनोबल तोड़ रहे थे? क्या एक मांग नहीं होनी चाहिए कि संविधान में इतनी अमेंडमेंट मोदी जी ने या और इसके पहले वाले सरकारों ने किया है, अपने अपने फायदे के लिए एक अमेंडमेंट और हो जाए कि अगर कोई आदमी किसी तरह की झूठ स्टेटमेंट दे करके राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है तो वो राजनीतिक गतिविधियों से परमानेंट के लिए सस्पेंड हो जाए, मतलब उसको बाढ़ कर दिया जाए, वो कभी भाग न ले राजनीतिक गतिविधि में, क्योंकि वो देश को गुमराह करके नाजायज फायदा ले करके और लोगों को गुमराह किया है अपने झूठी स्टेटमेंट से। अगर इस तरह का हो जाए तो मैं समझ रहा हूं कि देश में बदरसन फैलाने के बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। खैर, एक और ताजा उदाहरण है दिल्ली पुलिस से। अब चलते हैं मुंबई पुलिस में। मुंबई पुलिस में तो गजब का मामला है। मुंबई पुलिस मेरे ख्याल से दुनिया की वाहिद ऐसी पुलिस है जिस पर तरह तरह के इल्जाम है और वो स्वयं में ही जांच की जरूरत है, उसको खुद में ही जांच करने की आवश्यकता है। बात करते हैं, जहां से याद आता है वहां से, सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि अभी जो परमिंदर सिंह को चलता किया गया है मुंबई पुलिस कमिश्नर के पोस्ट, वो बड़ा इज्जतदार और रेस्पेक्टेड पोस्ट है, वहां से लेकर के होमगार्ड का हेड बनाया गया है, मतलब उनको चलता कर दिया गया, वो पनिशमेंट पोस्ट है। क्योंकि आईपीएस अफसर है, जल्दी ना तो सस्पेंड किया जा सकता ना घर बैठाया जा सकता, उसकी बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रतीक्षारत कर दिया जाता है, होमगार्ड का भेज दिया जाता है, मतलब ये सब घर बैठने वाली नौकरी है। जहां मुंबई पुलिस के कमिश्नर की मुख्य जिम्मेदारी में थे, अब वो मुख्य नाकारे में हो गए। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में मुंबई पुलिस कमिश्नर रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उधर हमारे बिहार पुलिस के कमिश्नर साहब भी रोज रोज कर रहे थे। अब ये गुप्तेश्वर पांडे और परमेश्वर सिंह के बीच की रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, जबकि कानून के मुताबिक इन दोनों लोगों को प्रेस में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रवक्ता रखा गया है जो पुलिस के फंसनी का रिपोर्ट मीडिया को दे। लेकिन वो सब के सब दोनों लोग अपने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, अपना अपना राजनीतिक गोटी सेकने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए स्वयं प्रेस कर रहे थे। मुंबई पुलिस के दिव्य दृष्टा सिपाहियों ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी को देख करके सीधे बिना पोस्टमार्टम किए अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि ये आत्महत्या है, खुद फांसी लगा लिया है, मतलब उनको पोस्टमार्टम की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसी मुंबई पुलिस को अब तक ये पता नहीं चला कि एक लड़की को नग्न करके 14वीं मंजिल से फेंका गया या खुद कूद गई। मतलब पहला बार ऐसा हुआ है कि एक आदमी, सेलिब्रिटी, फांसी लगा रहा है। 5 फुट 10 इंच का आदमी 9 फुट ऊंचाई में फांसी लगा लेता है, 5 फुट 5 इंच में फांसी लगा लेता है। जो छत और उसकी दीवार थी वो पूरा 9 फुट की दीवार थी और 3 फुट का बेड था, तो 9 फुट में से 3 फुट निकल गया तो 6 फुट बचा। और उसका सुशांत सिंह राजपूत का लंबाई 5 फुट 11 इंची था, मतलब उसको 1 इंची बचा। 1 इंची में 1.5 फुट का पंखा था जिस पर वो लटका, मतलब उसके हाइट से भी कम, मतलब अगर खड़ा हुआ होगा तो उसका गर्दन सटेगा पंखे पर, उतने देर में लटक के मर गया। ये मुंबई पुलिस अब तक नहीं बता पाई है। खैर, एक लड़की जिसको सुसाइड करना है वो पहले सारे अपना कपड़ा उतारती है, उसके बाद 14 मंजिल से कूदती है। वो 14 मंजिल से कूदती है जहां पर 5-6 फुट का घेरा बनाया हुआ है, उस घेरा को वो लांग करके जमीन के नीचे कूद जाती है और पुलिस इसको मान बैठती है। उसे मुंबई पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट इंस्पेक्टर के पोस्ट पर पदोन्नत है सचिन बाजे। वो बाजे ऐसा बाजा है कि वो नौकरी करते हैं, फिर रिजाइन करके और शिवसेना का
से चुनाव लड़ते हैं, पार्टी प्रवक्ता बनते हैं, 6-7 साल तक 8 साल तक आराम से राजनीति करते हैं, पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर शिव सैनिक भाग लेते हैं, और जब शिवसेना की सरकार आती है तो वापस नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। और नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इलाका चाहे जो हो, उनके क्षेत्र में हो ना हो, जांच का जिम्मा उन्हीं को मिलता है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हम आप आसानी से समझता हूँ, जैसे कि दक्षिण दिल्ली है, उत्तर दिल्ली है, मध्य दिल्ली है, नई दिल्ली क्षेत्र है, उसके अलग अलग जिला के जो कप्तान होते हैं वो एडिशनल सीपी होते हैं, एएस एडिशनल सीपी। तो एडिशनल सीपी मान लो अगर द्वारका का है तो वो कालका जी वाला क्षेत्र का जांच नहीं कर सकता, वो कालका जी का एडिशनल सीपी, मतलब दक्षिण दिल्ली का एडिशनल सीपी करेगा। उसी तरह से अगर मामला पश्चिम दिल्ली का हो तो पश्चिम दिल्ली का एडिशनल सीपी करेगा। उसी तरह से दिल्ली में जो जितने सारे जिला हैं उसका एडिशनल सीपी और उसी के सब डिविजन का मामला होता है, वही जांच करता है और ये सीपी को रिपोर्ट करता है, ये कानून है। लेकिन मुंबई पुलिस ऐसी है कि पूरे मुंबई में जहां भी कोई मामला बनता है उसका जांच सचिन वाजे ही करते हैं। ये एक मजे की बात है। क्षेत्र उनका हो ना हो, महकमा उनका हो ना हो, मतलब एटीएस का वही करेंगे, स्पेशल सेल का वही करेंगे, सिंपल थाने का जांच वही करेंगे, सही अभय कोतवाल तो डर काहेगा। अब एक बात समझ में नहीं आती कि सचिन वाजे को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। भाई आप सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में चले गए, आप एक न्यूज चैनल के बहुत बड़े रिपोर्टर को घसीट के ले आने के लिए चले गए, और अंबानी जी के घर के सामने भी आप जिलेटिन से बड़ा हुआ एक गाड़ी पार्क कर रहे, गाड़ी वाले का मर्डर हो गया, उसका भी जांच आप ही कर रहे थे। मतलब चोर भी आप ही और कोतवाल भी आप ही। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें रोज दिन प्रतिदिन पुलिस के दिनों दिन के क्रियाकलापों पर राजनीतिक दखल है। क्योंकि बगैर राजनीतिक दखल का तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि एक पुलिस अफसर सभी काम का प्रमुख होगा, सभी कामों का मुख्य जांच अधिकारी होगा, जो उसके अपने सब डिविजन में ही नहीं आता है। दूसरे जो पुलिसिंग के मुझे तरीका मालूम है कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को बोलेगा हेड कांस्टेबल, एएसआई को बोलेगा एएसआई, अपने इंस्पेक्टर को बोलेगा इंस्पेक्टर, एसएचओ को बोलेगा एसएचओ, इलाके के एसीपी को बोलेगा एसीपी, डीसीपी को बोलेगा डीसीपी, एडिशनल सीपी को बोलेगा एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी को बोलेगा ज्वाइंट सीपी, लॉ एंड ऑर्डर को बोलेगा, उसके बाद वो कमिश्नर को बोलेगा। मतलब ये चैन है कमिश्नर से लेकर के कांस्टेबल तक, कांस्टेबल से लेकर के कमिश्नर तक, इसी चैन के माध्यम से जाता है। मतलब कांस्टेबल कोई बात का रिपोर्टिंग कमिश्नर को नहीं कर सकता, उसी तरह से इंस्पेक्टर किसी बात का रिपोर्टिंग कमिश्नर को नहीं कर सकता। पुलिसिंग का यही कानून है। जो लोग पुलिस में रहे होंगे वो इस बात को जानते होंगे। लेकिन ये मामला में अजीब है कि सचिन वाजे सीधे परमिंदर सिंह को रिपोर्ट करते थे, बीच में कोई नहीं। ऐसा सुना समाचार में आ रहा है, मतलब मुझे मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा है, ऐसे समाचार वाले बता रहे थे कि वो सीधे कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। और पुलिस मुख्यालय में वो मर्सिडीज से जाया करते थे। मतलब आज तक पुलिस के कमिश्नर, ज्वाइंट सीपी स्तर के आदमी ये नहीं देखा कि भाई एक मामूली एडिशनल इंस्पेक्टर स्तर का आदमी मर्सिडीज से आ जा रहा है, इसके पास एक पैसा कहाँ से आ रहा है। खैर ये तो बड़ी हल्की बात मैंने कर दी, बचपने की बात कर दी। ऐसा तो सब लोगों को पता है कि इंस्पेक्टर स्तर का आदमी कितना कामयाब और कितना कमाऊ है, ये अलग बात है, इस पर चर्चा मैं नहीं करूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वो जो पुलिस के रोज के दिन प्रतिदिन हो रहे रोजाना रोज नमचे पर अगर राजनीतिक दखल होती है तो उसका परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है। दिल्ली पुलिस वाला रोज नमचे पर, पुलिस के रोज नमचे पर जो राजनीतिक पहरेदारी है या बेमतलब का दखल अंदाजी है, उससे ये होता है कि एक अच्छा भला इनकाउंटर को राजनीतिक दबाव में फर्जी बनाने का दबाव बन जाता है। कभी पालेगांव ब्लास्ट में निर्दोष लोगों को अपहरण को बुक कर दिया जाता है। और सबसे मजे की बात है कि जब यूपीए की सरकार थी तो जो लोग दोषी माने गए थे, मतलब साध्वी प्रज्ञा वर्ज्ञा उपाध्याय जैसे लोग, वो अगर सरकार बदलती है तो वही जांच एजेंसी वो निर्दोष पाएगा। जांच एजेंसी वही एनआईए है, वही सीबीआई है, वही पुलिस है। जब यूपीए की सरकार थी तो ये सब लोग दोषी थे, और जब यूपीए की सरकार खत्म हो गई, एनडीए की सरकार आ गई तो वो सब निर्दोष साबित हो गए। मतलब ये आप लोगों का तो सोचा जाएगा ना कि भाई अपराध एक
घटना एक और जांच दो। मतलब ये राजनीतिक दिनों पर दिन दखल अंदाजी का परिणाम है। इस विषय पर कब चर्चा होगी, इस विषय पर कब मांग होगा और इस विषय पर कब लोगों की आंख खुलेगी, मेरा प्रश्न यही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कभी ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा कि भाई जब आदमी सरकार में होता है तो पुलिस का कहता है कि जो मैं पुलिस काम करे वो ठीक कर रही है, और जैसे वो सरकार से हटता है उसी पुलिस को कह रहे कि गुंडा है जो कल तक उसी के आदेश पर पुलिस काम करती थी। जैसे फडणवीस अपना रोज रोज का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सचिन बजे ये था, सचिन बजे वो था, फलाना ये था, वो था, ढिमाका था। लेकिन यही फडणवीस जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तो उनकी पुलिस ने कौन से झंडे गाड़ लिए। मतलब वहां पर जो माफियागिरी है, सिनेमा और माफिया का नेक्सस है, जो ड्रग्स का नेक्सस है, जो राजनीति से लेकर के पुलिस के बड़े बड़े लोगों के दिशा निर्देश और बिजनेस पार्टनरशिप में जो ड्रग्स के धंधे हो रहे हैं, उसमें फडणवीस ने क्या झंडा गाड़ लिया था भाई, कि आज वो बोल रहे हैं। उसी का बात हो रहा है कि क्या राजनीतिक दखलंदाजी हमारे पुलिसिंग की मनोबल बढ़ाती है या बदनामी कराती है। बदनामी तो साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया हमारे समाचार चैनलों पर देखेगी कि राजनीति के बड़े बड़े प्रवक्ता आके कह रहे हैं कि हम निर्दोष बच्चों को मार रहे हैं, तो दुनिया की जो एमिनेट्री इंटरनेशनल है, मतलब दुनिया की जो मानवाधिकार आयोग है, वो हमारे पुलिस को लानत मलात भेजेगी। हो सकता है कि उनको नोटिस और सम्मन भेजे कि आप ही के राजनीतिक प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप एक अबोध स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को आतंकवादी बना करके इंटरप्रेट कर देते हैं, और बाद में साबित होता है कि नहीं वो आतंकी ही था। लेकिन तब तो आप दुनिया को एक मौका दे दिए ना हमारे पुलिस पर प्रश्न उठाने का। उसी तरह से मुंबई पुलिस का एक देश दुनिया का सबसे बड़े उद्योगपति के घर जिलेटिन का छड़ लगा करके उनको धमकाने का कुकृत्य किया है, वो पुलिस ने ही किया है। अब ये करीब करीब जांच से निकल आया है और वही उसका जांच कर रहा है। अब दुनिया के जो बिजनेसमैन होंगे, जो उद्योगपति होंगे, उनको हमारे देश की छवि के विषय में क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच करके हमारे बिजनेस करने आएंगे कि जब उनके अपने ही देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने पुलिस थेफ्ट के लिए बम से भरी गाड़ी खड़ा कर देती है, तो मेरा क्या होगा? क्या ये एक्सटॉर्शन मनी का केस था क्या? क्योंकि लोग तो सोचेंगे, मैं तो सोचूंगा आखिर अंबानी के घर गाड़ी खड़ा करने का उद्देश्य क्या था, और नीता भाभी और अंबानी भाभी हम देख लेंगे, ये कहने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं मुकेश अंबानी ने कोई चंदे की रकम कम कर दी हो? हालांकि ऐसा मुकेश करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो निपुण बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी के एक नंबर में दिए चंदे की लिस्ट में कांग्रेस भी लंबावित है, भाजपा भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो शरद पवार साहब की भी पार्टी है, और सभी राजनीतिक पार्टी है, यहाँ तक कि वो उत्तर प्रदेश के मायावती तक को चंदा दिए। तो मैं नहीं समझता कि वो शिवसेना को चंदा ना दिए होंगे। तब फिर उनको थेफ्ट करने की क्या जरूरत थी? तब एक बड़ा प्रश्न उठता है जो बड़ा खतरनाक है, और इस पर बात रखनी ही चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में अंबानी की बढ़ती दबाव से कोई दुनिया का व्यवसायी दुखी हो, जैसे चीन? क्योंकि चीन किसान आंदोलन में भी कुछ दखल किया, उसने रिलायंस के टावर्स तोड़े, क्योंकि 5G नेटवर्क भारत में नहीं दुनिया में भी रिलायंस सबसे पहले बिछा रहा है। मतलब अगर 5G नेटवर्क का बिजनेस बढ़ेगा तो सबसे पहले रिलायंस अग्रणी भूमिका में होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं चीन अपनी प्रतिद्वंद्विता के लिए किसी को मोहरा बना रहा है? ये एक जांच का विषय, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर गाड़ी खड़ा कर रहा, उनको धमकाने का कोई और उद्देश्य मुझे नजर नहीं आता। क्योंकि चंदा के लिए धमकाना बन ही नहीं सकता, क्योंकि मुकेश अंबानी ने चंदा दिया है शिवसेना को, चंदा दिया है शरद पवार को, चंदा दिया है राहुल गांधी को, चंदा दिया है नरेंद्र मोदी को। मतलब भारत के करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टी को मुकेश अंबानी ने चंदा दिया है। ना तो किसी को कम दिया, ना किसी को बेसी दिया, जो जिसका एवरेज है उस एवरेज से उनको चंदा दिया है। और वो कितना रुपया तो बगैर लिखित में भी, मतलब अघोषित भी देते ही जाते हैं। कौन सा राजनीतिक दल है जो उनके दरबार में जाके मत्था न टेका हो, सजदा न किया हो? तो फिर उनको धमकाने के पीछे क्या उद्देश्य है? मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं मुकेश अंबानी को धमकाना अपने विदेशी आकाओं को खुश करना तो नहीं था, या मुकेश अंबानी को धमकाना विदेशी बिजनेसमैनों को तो धमकाना नहीं था ना कि आप यहाँ आकर के बिजनेस मत करें, नहीं तो भारत में बिजनेस बढ़ जाएगा, औद्योगिक क्रांति बढ़ जाएगी। देखिए वहाँ के खुद के उद्योगपति की जान खतरा में है, जहाँ जिलेटिन से बड़ी गाड़ी खड़ा कर दी जाती है, उतने बड़े जो कि
प्रधानमंत्री के बराबर का सिक्योरिटी लेकर के घूमता हुआ आदमी, उसका जान खतरे में है तो आपकी जान का क्या कीमत है? आप भारत में बिजनेस ना करें, क्योंकि ले दे करके एक वजह तो मुझे यही लग रहा है, नहीं तो मुंबई पुलिस बताएगा कि क्या वजह है। और अगर कोई बहुत बड़ा वजह एनआईए को नहीं मिलती तो मैं नहीं समझता कि उद्धव ठाकरे पुलिस कमिश्नर को हटाते, डीजी हटाते, एडीजी हटाते, क्योंकि सभी पुलिस के टॉप टू वन बॉटम मतलब ऊपर के 1 2 3 वाले को तब्दील कर दिया गया है, अब वो दूसरे लोग हैं। आशा करते हैं कि जो अब लोग आए हैं वो बिना राजनीतिक दबाव फ्री टू फेयर जांच करेंगे और देश में मुंबई पुलिस की जो एक छवि है जिसके लिए उसका स्थापना किया गया था उसका मान रखेंगे। उसके अलावा ये तो 2 उदाहरण था, दिल्ली और मुंबई। दुनिया में भारत के पुलिस की जो व्यवस्था है, जो भारत के पुलिस का वर्दी में गुंडे वाली छवि बनी है, वो कोरोना में टूटी थी, क्योंकि कोरोना में पुलिस की मानवीय चेहरा भी सामने आया था। वो अपनी जान जोखिम में डाल करके आपके प्राणों की रक्षा करते थे, आपसे मिन्नती करते थे, आपको मनाते थे, कई जगह सेवा करते हुए मिले। दिल्ली पुलिस के कई लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, कई जगह से मेरे को फोन आया, कई जगह मैं स्वयं भी गया सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। कई पुलिस थानों में लंगर का इंतजाम किया गया। पुलिस वसूली से लंगर नहीं लगा। सबसे बड़ा क्या है कि दिल्ली के पुलिस थाने में वसूली से नहीं लगा। एक लेडी हवलदार, मैं उसको जानता भी हूँ, मैंने बोला कि यार ये पूरे जीवन की वसूली खर्च कर दिया, तो उन्होंने सबका ऐसे हाथ जोड़ के बोला, परमार जी बच्चे की कसम खा के कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ना अपने तनख्वाह से लगाए हैं और हमारा पुलिस का स्टाफ लगाया है। वसूली तो हम करते हैं, ये तो कोई सर्वविदित है, लेकिन ये वाला ना बिल्कुल जिस तरह से मंदिरवाद में अपने कमाई का दान करता है ना, उसी तरह का दान किया। तो पुलिस ने मानवीय चेहरा दिखाया था, वो छवि बनी थी, वो छवि को डेंट ना लगे, वही छवि मेंटेन रहे तो दुनिया में हमारे पुलिस का नाम होगा। मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस ना रहे तो मैं इतना जो फ्री आपके सामने बोल रहा हूँ वो बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा, नहीं तो लोग मेरा दरवाजा तोड़ देंगे। आज मेरा दरवाजा न तोड़ने की साहस कोई हिम्मत नहीं कर पाता तोड़ने की, वो ये है कि उनको पता है कि 100 नंबर फोन करेगा पुलिस आ जाएगी, आधा घंटा लेट ही सही बट आएगी तो एक्शन लेगी। ये डर तो पुलिस का है। अगर पुलिस का डर ना लगे तो लोग एक दूसरे के जान के प्यासे नहीं बनेंगे, जान ही ले लेंगे। तो पुलिस मेरे लिए बड़ा जरूरी है और इस समाज में संतुलन बना रहे, अपराधियों में खौफ बरकरार रहे, इसलिए वर्दी का होना जरूरी है और वर्दी का मनोबल बड़ा रहना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं राजनेताओं से तो कोई कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो लोग चिकने घड़े हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे। मैं हाथ जोड़ से देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग राजनीतिक दबाव में एक भी मुद्दा डालें। आपने दबाव बनाया, सरकार किसान के एमएसपी पर विचार करने को तैयार हो गई। आपने दबाव बनाया, सरकार ने आरक्षण को और मजबूत करने पर मजबूर हो गई। आपने दबाव बनाया, उन्होंने कहा कि भाई जितनी गाली गुप्ता देना सके हिंदुओं को दे दो, मुसलमानों को बिल्कुल छेड़ो और छुओ मत। ऊपर मजबूर है क्योंकि वो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो कम से कम एक बात, क्योंकि ना तो इसमें हिंदू है, मुसलमान है, ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, एक मुद्दा बनाइए कि भाई पुलिस की चेहरे और पुलिस की छवि को सुधारने का प्रयास किया जाए। एक तो पुलिस रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने का पुलिस लॉ है। अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को दमन करने के लिए पुलिस मैनुअल में अवनाप शराब धाराएं जोड़ी थी, उन सबको हटाना पड़ेगा और पुलिस को इतना सख्त और इतना सहज बनाया जाएगा कि बाहर से नारियल और अंदर से नारियल जैसा हो। बाहर से पुलिस सख्त लगे लेकिन उसकी मानवीय चेहरा भी आवे और उसे कानून का डर भी हो, क्योंकि सीधे लाइसेंस टू किल जैसा लगता है, ऐसा ना हो। और उसके लिए जरूरी होगा कि उस पर से राजनीतिक दखल और दबाव खत्म हो, कम ना हो, बिल्कुल ही खत्म हो। क्योंकि मैं नहीं समझता कि राजनीतिकों को दिशा निर्देश के अलावा उसके डे टू डे फंक्शन में इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। क्योंकि पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो थाने में फोन आने वाली प्रक्रिया बिल्कुल बंद होनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म में लिखा जाए। और ये तभी होगा जब जन दबाव होगा, और आप जन दबाव जरूर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मेरा बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारी सरकार सजग हो, होशियार हो और अपडेट हो कि देश की जनता असल में क्या चाहती है। इन शब्दों के साथ आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सुना है कि कोरोना फिर आया है, जब तक पूरी दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब निरोग रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।